नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो मैं दिलावर सिंह परिहार एसएससी उत्कर्ष परिवार में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को एकदम बेहतर तरीके से, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश है, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश है। हमें तलाश है ऐसे फैक्ट्स की, ऐसे कंसेप्ट की जो हमारे एग्जाम को क्वालिफाई कराने में हमारी हेल्प करें। तो हम सभी लोग जुड़ चुके हैं इस बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त सेशन के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने रहा। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है, बताइए। द डायलाइजर इज यूज टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ हार्ट, किडनी, लिवर या फिर लंग। बताइए, डायलाइजर जो एक तरीके से एक मशीन होती है, वो कब लगाया जाता है, अपोहक कब लगाया जाता है, डायलाइजर जो है वो आपका कब लगाया जाएगा, हार्ट में, किडनी में, लिवर में या फिर आपके लंग्स में, कहां लगाया जाएगा। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है, अपोहक होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपोहन करते हैं, जिसे कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस एक आपकी प्रक्रिया होती है, डायलिसिस एक आपकी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण। क्यों किया जाता है, क्योंकि आपकी किडनियां काम नहीं करती हैं। रक्त का शुद्धिकरण क्यों, इस प्रोसेस से शुद्धिकरण करके रक्त से यूरिया को क्या किया जाता है, आपका पृथक किया जाता है। यूरिया को पृथक किया जाएगा। यूरिया को याद रखिएगा, सेपरेशन, यूरिया सेपरेशन किया जाएगा। और यूरिया का फॉर्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है। कब ये मशीन लगती है, जब किडनी काम नहीं करती, क्योंकि नेचुरली प्राकृतिक रूप से 2.6% यूरिया हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकलती है। यूरिन में कितने परसेंट पाई जाती है, यूरिन में आपका कितने परसेंट पाई जाती है, 2.7%। 2 पॉइंट याद रखिएगा, 7%, 2.7%। और बात करते हैं कब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जब बेसिकली किडनी काम ना करे। और किडनी तीन एक तरीके से स्टेप्स में काम करती है, तीन स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले आपका अति सूक्ष्म छनन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर आपका पुनः अवशोषण, रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन और फिर आपका उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। रीएब्सॉर्प्शन और फिर आपका एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ये तीन स्टेप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन और आपका एक्सक्रीशन। ये आपकी किडनी के एक तरीके से कार्य करने की प्रणाली है। तीन याद रखिएगा स्टेप्स में किडनी आपके ब्लड को प्योर करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। जब हम पढ़ेंगे कभी ये जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होगा। और बेसिकली ये सारा का सारा जो काम होता है वो किडनी के नेफ्रॉन करते हैं, ठीक है। सारा का सारा काम कौन करता है, नेफ्रॉन। और बेसिकली एक किडनी के आपका एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाएं पाई जाती हैं। 10 लाख नेफ्रॉन मतलब एक नेफ्रॉन दो नेफ्रॉन करके 10 लाख नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स वहां पर पाए जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपोर्ट, उसके अंदर ग्लोमेरुलस, कोशिका गुच्छ जिसे कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका पीसीटी, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इंग्लिश में समीपस्थ कुंडलित नलिका, है ना, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, लोप ऑफ हैनले, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग आपका ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी की सारी चीजें, है ना। लिवर का जो काम होता है ये सारी की सारी हेपैटिक कोशिकाएं करती हैं। तो लिवर के सारे काम आपका हेपैटिक याद रखिएगा सेल्स करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, हार्ट के चारों तरफ आपका जो आवरण पाया जाएगा ये कौन सा है, पेरिकार्डियम बैग, लिख लो, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बैग के चारों तरफ, मतलब हार्ट के चारों तरफ जो लेयर है वो पेरिकार्डियम की है। लिवर के चारों तरफ जो आपकी लेयर है, बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग, लिवर के चारों तरफ जो आपकी लेयर है वो कौन सी लेयर है, बेसिकली लिवर के चारों तरफ जो लेयर है बेसिकली वो पेरिटोनियम का आपका आवरण है, पेरिटोनियम, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, पेरिटोनियम,
पेरिटोनियम का आपका आवरण है, पेरिटोनियम का आपका आवरण है जो कि कहाँ है, लिवर। और फुफ्फुस या लंग्स के चारों तरफ अगर हम बात करते हैं, लंग्स के चारों तरफ आपका बेसिकली वो आपका आवरण जो है वो है बेसिकली आपका फुफ्फुस का आवरण, प्ल्यूरा का आपका आवरण हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए कौन सा आपका यहां पर करेक्ट है, आपका एकदम सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो बताइए भाई कौन सा सही है यहां पर, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, किडनी के माध्यम से गुजरता है, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या फिर किडनी के माध्यम से बनता है, बताइए। तो यहां पर बात करते हैं तो जो शुद्ध होता है, शुद्धिकरण जो होता है, जो प्योरिफिकेशन होता है वो किडनी के माध्यम से होता है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि शरीर के अंदर सबसे पहले बनता है अमोनिया, सबसे पहले जो शरीर के अंदर बनेगा वो आपका अमोनिया बनेगा, शरीर में सबसे पहले अमोनिया बनेगा। इस अमोनिया को, इस NH3 को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया जाता है लिवर में और बदला जाता है किसमें, NH2 सिंगल बॉन्ड CO NH2 प्लस आपका H2O में, ये बनता है यूरिया। और फिर अब इस यूरिया को किडनी क्या करती है, मूत्र के द्वारा बाहर निकालती है, और ये जो चक्र है ये कहलाएगा आपका ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र, ठीक है, ये चक्र जो होता है ऑर्निथिन चक्र होता है, ठीक है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जाएगा, आपके इंटेस्टाइन, स्टमक, स्पील या फिर आपके लिवर, बताओ। प्लीहा की बात करेंगे तो इसे आपका ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कणिका की आपकी कब्रगाह कहा जाएगा। साथ ही साथ ब्लड बैंक भी इसे कहा जाएगा, ब्लड बैंक, क्योंकि यहां पर जो बेसिकली ब्लड है वो आपका स्टोर भी होता है। यहीं पर बेसिकली नष्ट किए गए आरबीसी से आयरन को वापस निकाला जाता है, आयरन री साइक्लिंग, याद रखिएगा ये आपका सेंटर होता है, आयरन रिसाइक्लिंग सेंटर होता है, आयरन रिसाइक्लिंग सेंटर होगा आपका, ये स्प्लीन जो हो जाएगा। तो बात करते हैं यहां पर, याद रखिएगा यूरिया आपका रक्त के द्वारा गुर्दे के थ्रू पृथक होता है, ये तो मैं स्प्लीन के काम बता रहा था, स्प्लीन मत लगा देना। स्प्लीन जो होता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी है, आरबीसी की कब्रगाह है जहां पर 20 से 120 दिन बाद पुरानी आरबीसी जाकर नष्ट होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा आरबीसी वहां स्टोर भी होती है, इसीलिए ब्लड बैंक भी है। और आयरन रिसाइक्लिंग, जब ये क्या कर रहा होता है, पुराने आरबीसी को नष्ट कर रहा होता है तो उसके आयरन को बचा लेता है, उसके आयरन को अपने अंदर रख लेता है ताकि ब्लड के अंदर आयरन की कमी ना हो। तो आयरन को रिसाइकिल भी यही करता है पुराने आरबीसी से, ठीक है, ये आपको यहां पर समझना है। आमाशय तो अलग चीज है भाई, आमाशय के अंदर आपका HCl निकलता है, फिर आपके कुछ एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, और याद रखिएगा रेनिन, RENNIN, ये RENNIN रेनिन है जो कि प्रोटीन का एक तरीके से डाइजेशन करते हैं। तो HCl भी निकल रहा है, पेप्सिन और रेनिन भी निकल रहे हैं, कहां से, आपकी स्टमक से, आमाशय से, ठीक है। आमाशय की भी आपकी लेयर्स पाई जाएगी बहुत सारी, है ना, क्योंकि ध्यान देना है आपका स्टमक में आपका सबसे पहले आपका म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर मस्क्यूलरिस है, फिर सेरोसा, सब सेरोसा है और सेरोसा है, याद रखिएगा। तो सबसे अंदर आपकी लेयर है म्यूकोसा जो कि HCl से रक्षा करती है, फिर है सब म्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस, फिर सब सेरोसा और फिर सेरोसा। ये 5 लेयर्स हैं आपके स्टमक में। सबसे इंटरनल लेयर आपकी म्यूकोसा, आउटर लेयर जो है वो सेरोसा, म्यूकोसा सेरोसा, अंदर की आपकी म्यूकोसा, लास्ट की आपकी सेरोसा, और म्यूकोसा ही HCl से रक्षा करती है। पेट में HCl निकल रहा है, एसिड है, अम्लीय है, नुकसानदायक है, लेकिन म्यूकस की परत उससे बचाकर रख रही है स्टमक को। और जब म्यूकस की परत डिस्ट्रॉय होगी तो उसे ही कहते हैं कौन सी डिजीज हो गई, अल्सर, अल्सर डिजीज हो गई, ध्यान देना है। अगला, मानव गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पायरेशन, देखिए बताने की कोशिश करो किस प्रणाली के हैं। तो ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं गुर्दे। ये बेसिकली 250 से 300 ग्राम के होते हैं, सेम के बीच का इनका आकार होता है ना, 250 से 300 ग्राम के होते हैं, बेसिकली गाजरी भूरे रंग के होते हैं, सेम के बीच का आकार होता है। बाहरी भाग आपका गुर्दे का क्या कहलाएगा, बेसिकली आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जो आपका गुर्दा होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा।
कॉर्टेक्स जो होगा ये क्या होगा आपका, इसका बाहरी भाग होगा, और मेड्यूला मेड्यूला जो होगा ये आंतरिक भाग हो जाएगा। तो बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेड्यूला, गुर्दे का, ठीक है। ये बाहरी भाग है, आउटर पार्ट है, और ये बेसिकली आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है, ये आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग जो है वो आपका मेड्यूला है, बाहरी भाग जो है वो आपका कॉर्टेक्स है, गुर्दे का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपका हिस्सा है ना। चलिए आगे चला जाए। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, ये थोड़ा सही कर दो। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का संबंध है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो थ्रोम्बिन जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, थ्रोम्बिन जो है वो आपका किससे रिलेटेड है बताइए। उत्सर्जन से, ब्लड कोगुलेशन से, रिप्रोडक्शन से, या फिर ग्रोथ से। देखिए ग्रोथ के लिए जिम्मेदार जो चीज होती है, जो हार्मोन वगैरह होता है, वो एसटीएच है, सोमैटोट्रोपिन, जो कि कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बात चल रही है थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन बेसिकली आपने सुना होगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए आपका जिम्मेदार होता है, रक्त जमाव के लिए जिम्मेदार होता है, ब्लड कोगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो रक्त का थक्का जो बेसिकली आपका जमता है, किसके थ्रू जमता है, ये जमता है आपके थ्रोम्बिन। अच्छा, रक्त का थक्का जमाने के लिए आपका, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जरूरी होता है, विटामिन के जरूरी होता है। प्रोटीन जो होगा वो आपका फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन हो जाएगा आपका, फिब्रिनोजिन हो जाएगा आपका। तो जो विटामिन होगा वो बेसिकली के हो जाएगा, जो आपका प्रोटीन होगा बेसिकली याद रखिएगा वो आपका फिब्रिनोजिन होगा, जो प्रोटीन होगा वो आपका फिब्रिनोजिन होगा। और ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आपका विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना। विटामिन मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन मैंने आपको बता दिया ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है ना। विटामिन के, फिलोक्विनोन, और आपका फिब्रिनोजिन प्रोटीन, ठीक है। और बेसिकली कोलेजन तंतु का, कोलेजन याद रखिएगा फाइबर्स का यहाँ पर जाल बनता है, और वो ब्लड की क्लॉटिंग को आपका करा देता है, ठीक है। चलिए भाई, हाँ यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का बनाने में फिब्रिनोजिन जो एक प्रोटीन है एक प्रकार का, उसे फिब्रिन में परिवर्तन, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में परिवर्तित करने वाला जो आपका एंजाइम है वो कौन है भाई। फिब्रिनोजिन एक तरीके से कहाँ बनता है, लिवर में, यकृत में। और क्या है बेसिकली, यकृत में बनने वाला प्रोटीन है, जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग में आपका जिम्मेदार होता है, रक्त का थक्का बनने के लिए आपका जिम्मेदार होता है ये। और यहां पर बेसिकली इसके लिए जरूरी कौन है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, फिब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदलता है, और प्रोसेस को आपका आगे बढ़ाता है, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये आपको यहां पर समझना है, पेप्सिन माल्टेज थ्रोम्बिन नहीं होगा, है ना, पेप्सिन और माल्टेज नहीं होगा। पेप्सिन तो बेसिकली आपका अमाशय में पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाएगा, जिसे कहते हैं हम सभी आपका स्टमक, आपका पेट, और वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का आपका डाइजेशन यहां पर करेगा। माल्टेज की बात करते हैं, तो माल्टेज जो होगा ये माल्टोज शुगर को दो ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। तो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में, दो ग्लूकोज की इकाइयों में आपका ये बदलेगा, ठीक है। दो ग्लूकोज की इकाइयों में आपका यहां पर बदलने वाला है, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है बताइए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है भाई। प्लाज्मा में, जो आपका प्लाज्मा होता है ये रक्त का भाग होता है। एक्चुअल में जब हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, तो आपको पता है जो ब्लड होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स, मतलब रुधिराणु। ब्लड याद रखिएगा, कॉर्पसल्स, रुधिराणु। अगर यहां पर बात करते हैं रुधिराणु, तो ब्लड में बेसिकली 55% प्लाज्मा है, 45% ब्लड कार्पसल्स है, ठीक है। 45% ब्लड कार्पसल्स है। और प्लाज्मा में 90 से याद रखिएगा आपका 92% क्या है, जल। 90 से 92% क्या है, जल है।
90 से 92%, तो लगभग कितना आपका, अप टू 90%। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन है, 7% प्रोटीन है। 0.9% आपका फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9। और 0.1% क्या है, ग्लूकोज है। ये आपका वो है, कंपोजिशन है, ठीक है। ये आपका कंपोजिशन है, ठीक है। तो 90 से 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% फॉलिक एसिड और 0.1% आपका यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है। बाकी ब्लड कार्पसल्स आपके 45% है, जिसमें से आरबीसी जो है 44% है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% है, ठीक है। ये आपका 1% है, ठीक है। निम्नलिखित याद रखिएगा, गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, बताओ भाई। CO, CO2, N2 या O2? आए है भाई साहब, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो बात करते हैं, जब हम लोग कहां पर आपके प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, तो ये कहां होता है आपके क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल आपके हरित लवक में होगा, ठीक है, हरित लवक में होगा, आपके क्लोरोफिल में होगा। और ये हरित लवक में ये प्रोसेस होगी जहां पर आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 आपका H2O ये आपस में रिएक्ट करेंगे। यहां पर आपका बेसिकली क्लोरोफिल पाया जाएगा और HMO सनलाइट पाई जाएगी। सनलाइट H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ेगी और तोड़ने के बाद रिएक्शन आगे बढ़ेगी और यहां पर C6H12O6 ग्लूकोज यहां पर बनेगा और यहां पर आपका 6 ऑक्सीजन यहां पर आपका बनेगा, ऑक्सीजन। तो ये जो बेसिकली याद रखिएगा ग्लूकोज है, मेन प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन जो है ये आपका को प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है। ये मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद, और ये आपका उप उत्पाद है बगल वाला। ऑक्सीजन आपका उप उत्पाद है, ग्लूकोज आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या है आपका, एक तरीके से मेन प्रोडक्ट है। तो आपका क्या बन रहा, क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पादप रंध्रों द्वारा ग्रहण करता है, ये भी लिख लो, पादप रंध्रों द्वारा ग्रहण करता है ना। ये बेसिकली जो आपका प्लांट होता है वो स्टोमेटा से, जो स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा जो कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। तो पत्तियों में रंध्रों का दो काम होता है, जैसे ये पत्ती है, ये आपका लीव है। अब इस लीव में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो दिखाई नहीं देते, ये आपके स्टोमेटा हैं। मैं आपको ऐसे बना रहा हूं, अगर मैं ऐसे सूक्ष्म बना दूंगा तो आपको दिखेंगे नहीं, स्टोमेटा है। इनका काम क्या होता है, आपका जल वाष्प को बाहर निकालना, जल वाष्प को बाहर निकालना, वाटर वेपर को बाहर निकालना, और CO2 को अंदर लेना, CO2 को अंदर लेना। तो पत्तियां ही आपके एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालती हैं जलवाष्प के रूप में। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, इसे कहते हैं आपका ट्रांसपिरेशन, या इसे कहते हैं बेसिकली पत्तियों जो एक्स्ट्रा जो एक तरीके से जल होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की आपकी प्रक्रिया है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्या नहीं चाहिए। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नहीं चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होगी तो क्या क्या चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जलवाष्प। बनेगा तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बन रहा है, वो भी को प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण में मेन प्रोडक्ट क्या है, मुख्यतः हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। उप उत्पाद क्या है, को प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है। को प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज। तो यहां पर बात कर रहे हैं आपका किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन तो बनेगा, तो ये चाहिए नहीं है, ये तो बनेगा। ये चाहिए नहीं है, ये तो आपका बनेगा। ये चाहिए नहीं है, ये आपका बनेगा, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो किससे आती है, ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, देखिए
यहां पर कहा गया है कि ये प्रोसेस हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करता है, सनलाइट H2O पे पड़ती है, H2O टूटता है, टूटने पे आपका CO2 से रिएक्ट करता है और बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आई है, जल से आई है, याद रखिएगा, जल से आई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहां से आई है, आपका जल से आई है, आपको पता होना चाहिए। और सूर्य की रोशनी का, सूर्य के प्रकाश का महत्व क्या है, या सूर्य के प्रकाश का कार्य क्या है प्रकाश संश्लेषण में? सूर्य के प्रकाश का कार्य है जल के अणु को तोड़ना, जल के अणु को तोड़ना। तो जल का अणु जब टूटता है बीच से, जल का अणु जब टूटता है तो रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो जल के अणु को तोड़ना, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। जल के अणु को आपका तोड़ना, ये आपका यहां पर एक तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई ना, यहां तक समझ में आ गया क्या? अगले सवाल पर चलते हैं भाई। पौधों द्वारा ली गई, याद रखिएगा, विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, बताने की कोशिश करो भाई जल्दी से। मैंने आपको बताया भी, पौधे द्वारा ली गई ऊर्जा, मैंने क्या कहा था, सूर्य का प्रकाश जो आपका ऊर्जा है जल के अणु को तोड़ता है, तो वही है, जल का प्रकाश अपघटन होता है। जल का प्रकाश, कुछ लिखने कुछ और लगाने ही नहीं है, जल का प्रकाश अपघटन मतलब प्रकाश के माध्यम से जल को तोड़ा जाता है। और टूटने पर ही, याद रखिएगा, देखिए, जब बेसिकली सनलाइट पड़ेगी तो H2O टूटेगा, टूटेगा तो रिएक्ट करेगा CO2 से, और रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहां पर बनेगा, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस है, कोई दिक्कत परेशानी? पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, फ्लोएम बताइए, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम जो होता है किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है बताइए? पौधों में फ्लोएम जो होता है, बताइए, फ्लोएम। अच्छा, बात करते हैं जाइलम, याद रखिएगा, और याद रखिएगा फ्लोएम। फ्लोएम, तो जो जाइलम, जा से जाइलम, जा से, तो ये जल प्लस, याद रखिएगा, खनिजों का परिवहन करेगा जमीन से। और जो फ्लोएम है वो बेसिकली, याद रखिएगा, भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा। भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा, तो फ्लोएम आपका जो उत्तरदायी होगा वो क्या होगा आपका, किस चीज के लिए? आहार वहन के लिए। आहार वहन के लिए मतलब भोज्य पदार्थों के लिए फ्लोएम, है ना। जो आपका जल परिवहन करेगा वो तो आपका जाइलम है, और ये दोनों क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज है, संवहनी ऊतक है ना, जो आपके थैलोफाइटास होते हैं ना। थैलोफाइटा, और याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा, इनमें याद रखिएगा, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दो एक तरीके से कहां से संवहनी ऊतक पाए जाएंगे, ट्रैकियोफाइटा से, जिसके अंदर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आपको पता है ना। एक होता है थैलोफाइटा, फिर होता है ब्रायोफाइटा, फिर होता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के अंदर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। जो थैलोफाइटा है और जो ब्रायोफाइटा है, इसमें नहीं पाया जाता वेस्कुलर टिश्यूज, मतलब जल और खनिज लवण के परिवहन के लिए कोई स्पेसिफिक टिश्यूज नहीं पाए जाते जिन्हें वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। तो संवहनी ऊतकों का अभाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। आ गया, उच्च उच्च वर्गीय पौधे, उच्च वर्गीय पौधों का मतलब होता है जो ट्रैकियोफाइटा होंगे, जो बेसिकली जो ट्रैकियोफाइटा होंगे। और ट्रैकियोफाइटा के तीन पार्ट होते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म।
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और आपका एंजियोस्पर्म। तो इनमें, तो ये बात करते हैं तो इनमें क्या होता है आपका पोषण, फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा यहां पर। पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो मतलब कम, अधिमात्रिक पोषक है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अधिमात्रिक पोषक पदार्थ कौन है भाई? अधिमात्रिक पोषक पदार्थ कौन है? मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है? रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ या फिर आपके पौधों की वृद्धि के लिए जो आपका क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बताइए। मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना? यहां पर बताने की कोशिश करो भाई, क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, बताओ भाई। चलिए बताओ भाई, कौन सा आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो ये बेसिकली यहां पर पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। के फॉर आपका पोटेशियम होगा। पोटेशियम की बात करते हैं, सर्वाधिक याद रखिएगा क्रियाशील तत्व है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है। सीरीज क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये 19 11 20 12 13, ऐसे याद रखना है। 19 11 20 12 13, 19 11 20 12 13, क्योंकि इसकी वैलेंसी आपकी +1 है, इसकी वैलेंसी आपकी +1 है, इसकी वैलेंसी आपकी +2 है, इसकी वैलेंसी आपकी +2 है, इसकी वैलेंसी आपकी +3 है। ये वो नंबर हैं जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं बेसिकली, जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं बेसिकली, याद रखिएगा आप सभी लोग, जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं तो उतनी तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट तेजी से कर देगा, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट तेजी से कर देगा, दो दो इलेक्ट्रॉन तेजी से डोनेट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल मतलब एक तरीके से आपका जो धातु की अभिक्रियाशीलता की सीरीज है वो यही है। क्लोरीन कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल में लाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म पोषक नहीं है मतलब कम क्वांटिटी में नहीं चाहिए पौधे को, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, बताइए। माइक्रो याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, नहीं है माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा चाहिए मैग्नीशियम। क्यों? तुमने पत्तियों के बारे में सुना है पौधे की? पौधे की पत्तियां देखिए इस तरह से, पौधे की पत्तियों में क्या मिल जाएगा? पौधे की पत्तियों में मिलेगा बेसिकली आपका क्लोरो, याद रखिएगा आप सभी लोग, फिल, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं हरित लवक, हरित लवक। और ये जो हरित लवक है, जो आपका क्लोरोफिल है बेसिकली, इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाएगी, मैग्नीशियम धातु पाई जाएगी। और मैग्नीशियम धातु जो होगी बेसिकली याद रखिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। तो मैग्नीशियम धातु आपका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। पौधों में देखो कितनी सारी पत्तियां पाई जाती, हर पत्तियां जनरली तो हरी होती हैं, बाद में पीली हो जाती है, नहीं आती है, फिर हरी पत्ती आती है। तो हरी पत्ती जितनी भी होगी सब में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम चाहिए ना ज्यादा। कितनी सारी पत्तियां होती हैं, सारी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं, और कर रही तो मैग्नीशियम है ही, मैग्नीशियम मौजूद है ही, ये आपको यहां पर समझना है, ठीक है? तो मैग्नीशियम मौजूद है ही वहां, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, कौन नहीं है भाई? ज्यादा मात्रा में चाहिए तो आपका जिंक, ठीक है? आपका क्या हो जाएगा? जिंक। चलिए, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, बताइए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम जब सांस लेते हो बेसिकली याद रखिएगा, तुम जब सांस लेते हो तो बेसिकली कौन सी गैस सबसे ज्यादा आती है? जब तुम सांस लेते हो तो कौन सी गैस याद रखिएगा सबसे ज्यादा तुम इंटेक करते हो? सर नाइट्रोजन, 78%। इनहेलेशन में रुक जाओ, देखो एक होता है सांस लेना, इन,
मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। इनहेलेशन एक होता है सांस छोड़ना, एक्सलेशन, एक्सलेशन याद रखिए, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस लेते समय जो लेते हो तो नाइट्रोजन कितना लेते हो, 78%, और छोड़ते कितने हो, 78। तो सर लिया क्यों जब पूरी की पूरी छोड़ दी, बताता हूं। ऑक्सीजन 21%, छोड़ते हो 17%, 4% ब्लड में, 4% ब्लड में, 4% ब्लड में। और CO2 की बात करते हैं 0.003%, छोड़ते कितना हो भाई आपका 4%, ठीक है 4% है ना। तो बेसिकली 4% याद रखिएगा आप सभी लोग, 4% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी और 4% CO2 ब्लड से आपका लंग्स में चली जाएगी। तो नाइट्रोजन जितना ले रहे हो उतना ही छोड़ दे रहे हो। तो नाइट्रोजन तो बेसिकली मिल नहीं पा रहा हमें गैसीय फॉर्म पे, तो हमें बेसिकली नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म पे तो मिल नहीं पा रहा है। तो बेसिकली जो पौधे होते हैं इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। क्या करते हैं, ये जो वायुमंडल की आपका नाइट्रोजन है इससे बदलते हैं नाइट्रेट में, और क्या कर लेते हैं, स्टोर। और इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिनेशन। कई सारे एंजाइम यहां पर आपके काम में आते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन आपका स्थिरीकरण, तो ये आपको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। कौन से पौधे होते हैं, दलहनी वर्ग के, दलहनी वर्ग जिसे कहते हैं लेग्यूमिनेसी कुल। लेग्यूमिनेसी कुल, इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, इनकी जड़ों में, इनके रूट्स में आपको पता होना चाहिए राइजोबियम। बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्सिनेशन करता है। राइजोबियम याद रखिएगा आपका बैक्टीरिया है जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सिनेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो जैसे लेग्यूमिनेसी कुल होते हैं, दलहनी वर्ग जो दाल होती हैं उनकी जो जड़ होती है वहां नोड्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों में आपका रहता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, वायुमंडल से लेता है आपका नाइट्रोजन, उसे स्टोर कर देता है नाइट्रेट के फॉर्म पे। किस फॉर्म पे, आपके नाइट्रेट के फॉर्म पे स्टोर कर देता है, ठीक है। अगला, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पौधे प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करते हैं किस फॉर्म पे, प्राप्त करते हैं मतलब उसे बदल के नाइट्रेट, मतलब नाइट्रोजन को लेते हैं और किस रूप में स्टोर करते हैं, नाइट्रेट। तो प्राप्त किस रूप में, नाइट्रेट। और फिर याद रखिएगा यही जो नाइट्रेट है दालों वगैरह से हम में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं जिस भी चीज में नाइट्रोजन है, जिस भी चीज में नाइट्रोजन है वो बेसिकली चीज प्रोटीन का आपका स्रोत है। ये लिख लो भाई, आप बोलते हो ना कि दो दालों में प्रोटीन है, आप क्या बोलते हैं, दालों में प्रोटीन है। कितना परसेंट प्रोटीन है दालों में, 26%। क्यों है, क्योंकि जो दालों, दलहनी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उस नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है दाल में। क्योंकि प्रोटीन का सिंपल सा आपका कंसेप्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और यहां पर जो नाइट्रोजन है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट में होगा, उच्च अणुभार में होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमेशा हाई मॉलिक्यूलर वेट में होगा, कहां, प्रोटीन में। इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक समझ में आ गया एकदम बेहतर तरीके से। अगला सवाल यहां पर, अच्छा चलो ये तो कई बार क्वेश्चंस आए हैं तो वो मैंने यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। अल्कोहल के निराविशन के लिए आपका मानव अंगों में से कौन सा तरीके से अंग उत्तरदायी है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जहर खाकर हुई है तो याद रखिएगा उसके लिवर की जांच की जाती है, क्योंकि शरीर में कोई भी विषैली चीज अगर एंटर करती है तो उससे लड़ाई करने का काम करता है लिवर। लेकिन लिवर की भी एक कैपेबिलिटी है कि वो थोड़े बहुत विषैले पदार्थों को तो बेसिकली शरीर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन अत्यंत साइनाइड जैसे जहर से वो लड़ नहीं सकता। तो जब भी कोई व्यक्ति जहर खाता है तो लिवर बेसिकली उस जहर से लड़ने के लिए चला जाता है कि उस लिवर, उस जहर को शरीर से बाहर किया जाए। लेकिन जहर का असर इतना ज्यादा होता है कि लिवर डैमेज हो जाता है, फिर पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए अल्कोहल का जो निराविशन है, अल्कोहल, तो अल्कोहल जब हमारे ब्लड में आ जाता है तो ब्लड, जैसे लोग जो रोज शराब पीते हैं, रोज शराब पीते हैं, तो आपने देखा होगा शराबियों के लिवर और बेसिकली आपकी किडनी खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर अल्कोहल पीने के बाद, शराब पीने के बाद ब्लड में जाती है, ब्लड जाता है लिवर में, तो लिवर उससे अल्कोहल हटाने की कोशिश करता है।
इसी प्रकार यही प्रोसेस किडनी करती है। किडनी उस ब्लड से अल्कोहल को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अल्कोहल नुकसान पहुंचाता है किडनी के नेफ्रॉन्स और लिवर की हिपैटिक कोशिकाओं को, तो लिवर डैमेज हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल से लड़ते लड़ते, अब रोज पियोगे तो रोज ब्लड में जाएगी अल्कोहल, ब्लड में अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी, और यही ब्लड जब जाएगा लिवर में तो लिवर की कोशिकाओं को डैमेज करेगा, डैमेज करेगा, डैमेज करेगा। लंबे समय तक जो लोग पीते हैं उनका लिवर किडनी डैमेज हो जाता है। तो जब भी अल्कोहल का निराविशन की बात आए तो लिवर इसमें मदद करता है, किडनी नहीं करेगी, लिवर। लिवर ही विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है, और भी अगर कोई विषैली चीज है उसे डिटॉक्स करने का काम लिवर ही करता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस है। बहुत ज्यादा अत्यंत जहरीले जहर को वो ठीक नहीं कर सकता, उसे शरीर से बाहर नहीं, वो खुद हार मान जाएगा। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति जहर खाता है लिवर की जांच की जाती है, क्योंकि लिवर में ही जहर के प्रेजेंस का पता चलता है, क्योंकि वही उससे लड़ने के लिए आगे आता है। ठीक है, ये आपका अल्कोहल है। पीने वाली जो शराब होती है उसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, जिसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, या इसे ही एथेनॉल के नाम से जानते हैं, एथिल अल्कोहल या फिर आपका एथेनॉल। एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। विषैली शराब है आपका CH3OH, मैथिल अल्कोहल। मैथिनॉल, मैथिल अल्कोहल या फिर आपका मेथिनॉल। मैथिल अल्कोहल या फिर आपका मेथिनॉल आ जाएगा, तो मैथिल अल्कोहल या फिर आपका मेथिनॉल आएगा। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब जाता है, बताइए भाई। जो टॉयलेट है, जो बेसिकली याद रखिएगा वो कितनी जाता है, एक हेल्दी अगर पर्सन की मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, हेल्दी पर्सन आपका, तो ये बेसिकली 1.5 लीटर है ना। मूत्र की मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, यूरिन की मैंने आपको बात बताई थी। यूरिन में आपका क्या क्या मिलेगा, 95% तो जल मिल जाएगा, 2.7% आपका यूरिया, कुछ मात्रा में यूरिक एसिड, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो गंध होती है, जो रंग होता है हल्का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। इसकी जो गंध होती है, जो आपका ऑर्डर होता है, यूरेनॉइड के कारण होता है। यूरेनॉइड के कारण होता है, यूरेनॉइड के कारण होता है। गंध जो होता है बेसिकली याद रखिएगा यूरेनॉइड के कारण होता है, ये आपको यहां पर समझना है। ठीक है, यूरेनॉइड के कारण होता है, ये आपको यहां पर समझना है बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है, सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है बेहतर तरीके से। अगर यहां तक क्लियर है तो बताओ भाई। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, यूरोक्रोम, यूरेनॉइड, स्मेल यूरेनॉइड की वजह से होती है, जो हल्की स्मेल होती है ना, यूरेनॉइड की वजह से। जॉन्डिस नामक बीमारी में, पीलिया नामक बीमारी, कभी भी ध्यान दीजिएगा पीलिया जैसी बीमारी को अवॉइड ना करें कभी भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीमारी छोटी सी है, बट सच बता रहा हूं बहुत जानलेवा बीमारी है। जब भी किसी को याद रखिएगा जॉन्डिस हो, तुरंत इलाज, वो भी बेसिकली याद रखिएगा अच्छे डॉक्टर से जरूर कराना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि ये छोटी छोटी जो डिजीज होती है, अगर इस समय पर इलाज ना हो तो ये बेसिकली याद रखिएगा बहुत गंभीर बीमारी बन सकती है, आप समझिए। और टाइम भी नहीं देती है डिजीज, याद रखिएगा इंसान को। तो प्लीज, जैसे जॉन्डिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, ये कुछ 4-5 डिजीज ऐसी हैं जो जनरली हमारे आसपास लोगों को अक्सर होती रहती है, कई लोग तुरंत रिकवर कर जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा, मतलब एक तरीके से देरी नहीं बरतनी है। अगर सपोज दैट इस तरह की डिजीज है, तुरंत जाओ, प्रॉपर चेकअप कराओ, प्रॉपर रिपोर्ट कराओ, अगर ऐसा लग रहा है तो एडमिट हो जाओ। एक हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो भाई बहुत ही घातक साबित हो सकती है बीमारियां, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, तो प्लीज इन चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। कभी भी छोटी छोटी जो डिजीज है तुरंत चेकअप कराइए, 500-600 रुपए में सारी जांचें हो जाती हैं, 1000 रुपए ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है ना। तो ये चीजें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको पता है कि जो उत्कर्ष का दिवाली ऑफर है वो यहाँ पर चल रहा है, जो कि 24 अक्टूबर तक यहाँ पर चलने वाला है। इसमें एसएससी और याद रखिएगा रेलवे के याद रखिएगा सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू याद रखिएगा अप टू 90% यहाँ पर ऑफ है, अप टू 90%। साथ ही साथ जो हमारे टॉप कोर्सेस हैं, टॉप कोर्सेस मतलब जो टॉप सिलेक्शन वाले कोर्सेस हैं, जहां से सबसे ज्यादा विद्यार्थी सफल हुए हैं, जिन कोर्सेस पर विद्यार्थी का भरोसा सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो वो टॉप कोर्सेस
उनमें एक्स्ट्रा 13% का हम यहां पर ऑफ दे रहे हैं। कोड है UC13। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक। सपोज दैट आप अभी कोर्स लेते हैं, 1 साल की वैलिडिटी, 12 महीने की वैलिडिटी, और 14 महीने में आपका एग्जाम होता है, तो 2 महीने हम आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे टिल एग्जाम। एग्जाम से पहले आपका कोर्स आपके एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो याद रखिएगा आपकी 100% फीस वापस होगी। ऐसा एक कैंडिडेट केवल एक बार कर सकता है। ऐसा बात नहीं है कि आप 3 एग्जाम बेसिकली निकाले हुए हैं तो 3 बार फीस रिफंड ले जाएंगे एक बार, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम फीस भी आपकी यहां पर 100% सिलेक्शन पे वापसी होगी एक बार, ठीक है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जयपुर क्लासरूम बैच है। स्टैंडर्ड का प्राइस आपका 1200 है, प्राइम का 2400 रुपए है। मैंने कई बार स्टैंडर्ड एंड प्राइम में आपको डिफरेंसेस बताए हैं। प्राइम में आपका बुक सेट जो है वो भी इंक्लूड रहता है, साथ ही साथ क्विजेस होती हैं, आस्क डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। एमसीक्यू बैच भी यहां पर इंक्लूड होता है जो कि स्टैंडर्ड में नहीं होता है, ठीक है। एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो है स्टैंडर्ड आपका 1200 रुपए है और प्राइम की जो फीस है वो 2400 रुपए है, आपको यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करेंगे रेलवे की एग्जामिनेशन की, तो आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 600 कर दिया गया ऑफर में और प्राइम का आपका 1000। साथ ही साथ आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो बैच है, ये स्टैंडर्ड की फीस 850 रुपए, प्राइम की आपकी 1300 रुपए मात्र इसकी यहां पर फीस है, जो कि ऑफर के तहत इस समय आपको हम यहां पर दे रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का गौरव बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 400, याद रखिएगा 479 रुपीज, प्राइम की कीमत है आपका 879 रुपीज। ऑफर के तहत ये प्राइस है। अभी जैसे ही ऑफर खत्म होगा प्राइजेस आपके वापस से बढ़ जाएंगे, तो ऑफर के रहते आप सभी लोग जुड़ जाइए इन बैचेस के साथ और करिए धमाकेदार तैयारी। और टेस्ट सीरीज पर भी विशेष डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आज ही जाइए आपका उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जुड़िए हमारे साथ और करिए बेहतर तैयारी और अपने सपने को दीजिए नई उड़ान उत्कर्ष के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।